आइए 1991 से रूस के इतिहास पर नजर डालते हैं। तब से लेकर आज तक रूस बदल चुका है। ये गरीब भी रहा है और अमीर भी। ये कुलीन तंत्र से तानाशाही तक गया है, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी रही है। ये हमेशा युद्ध और नफरत लाता रहता है। चेचनिया से लेकर बाल्कन तक, मोल्डोवा से लेकर सीरिया तक, मध्य अफ्रीका के देशों से लेकर यूक्रेन तक, रूस हमेशा शांति के बजाय संघर्ष को चुनता है। ज़ेलेंस्की ने अभी अभी पुतिन की आखिरी धमकी को चुनौती दी है। सालों से क्रेमलिन चिल्लाता रहा है कि यह आक्रमण सिर्फ एक वजह से है, नाटो के विस्तार को रोकना। उन्होंने कहा कि रूस को पश्चिम से बचाने के लिए उनके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ेलेंस्की ने अभी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, ठीक है, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। तो अगर ये युद्ध वास्तव में नाटो के बारे में था तो लड़ाई आज ही रुक जानी चाहिए, लेकिन ये रुक नहीं रही है। असल में रूस ने तो शांति समझौते को देखे बिना ही उसे खारिज कर दिया। क्यों? अब रूस का असली चेहरा सामने आ रहा है। ये साबित करता है कि ये युद्ध ना तो नाटो के लिए था, ना ही रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए। यह एक देश को नक्शे से मिटाने के बारे में है। और अब तो रूसी समर्थक भी समझने लगे हैं कि पुतिन कोई समझौता नहीं चाहते, वो सब कुछ चाहते हैं। आइए देखें कि यूक्रेन ने रूस के असली मकसद को कैसे उजागर किया। यही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हाल ही में नाटो को लेकर कहा था। शुरुआत से ही यूक्रेन की शर्तें, या शायद शर्तें नहीं बल्कि सही कहें तो यूक्रेन की इच्छा थी नाटो में शामिल होना, और ये असली सुरक्षा गारंटी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ साझेदारों ने इस दिशा का समर्थन नहीं किया, और इसी वजह से आज यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे लिए अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी और यूरोपीय सहयोगियों से हमारे लिए सुरक्षा गारंटी, साथ ही अन्य देशों जैसे कनाडा, जापान आदि से भी हमारे लिए ये सुरक्षा गारंटी एक और रूसी आक्रामकता को रोकने का अवसर है, और यह हमारी तरफ से एक समझौता है। अब हम बस एक पल में रूस की प्रतिक्रिया पर बात करेंगे, लेकिन यह टिप्पणी उस समय की गई जब यूक्रेन, अमेरिका और जर्मनी के बीच वार्ता चल रही थी। ये एक बहुत बड़ी बैठक थी जो बर्लिन में हो रही थी, और ये कई दिनों तक चली। कई यूरोपीय नेताओं के अनुसार, जो बंद दरवाजों के पीछे हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए थे, उनका मानना है कि ये अब तक शांति प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका है। यहाँ हमारे पास फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूप है, जो समझा रहे हैं कि इस समय उम्मीदें इतनी ऊंची क्यों हैं और यह वार्ता पहले की वार्ताओं से अलग क्यों महसूस हो रही है। अब चीज़ें अलग हैं, हमें इसी के साथ जीना होगा। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद राष्ट्रपति या किसी और के कहे गए शब्दों से ज़्यादा परेशान और नाराज़ हो जाते हैं। मैं बस हकीकत के साथ काम करने की कोशिश करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठबंधन बना रहे। तो इस बैठक से जो शांति योजना बनाई गई है, उसे बहुत जल्द रूस भेजे जाने की उम्मीद है। संभवतः जब आप यह वीडियो देखेंगे तब तक रूस को यह योजना मिल चुकी होगी। दुर्भाग्य से हमारे पास शांति योजना नहीं है, तो हमें सभी विवरण नहीं पता है, लेकिन हमारे पास कुछ जानकारी है जो सार्वजनिक रूप से की गई रिपोर्टिंग के आधार पर है। जैसा कि शुरू में बताया गया, यूक्रेन नेटो में शामिल होने की कोशिश छोड़ने को तैयार है। ये वो बात है जिस पर यूक्रेन इस आक्रमण की शुरुआत से ही बहुत अडिग रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पूरा तर्क यही था कि उन्हें केवल नेटो की सुरक्षा में ही सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि रूस सिर्फ उसी चीज का सम्मान करता है। अब यूक्रेन इसके लिए नाटो की सदस्यता छोड़ने को तैयार है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों से आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिल रही है। ये सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से किया जाएगा। तो ठीक वैसे ही जैसे नाटो में, जहां एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। अगर यूक्रेन को अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी मिलती है तो यूक्रेन पर हमला पूरे पश्चिमी गठबंधन पर हमला माना जाएगा। अब यह निश्चित रूप से यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह तथ्य कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस योजना का समर्थन कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसा लगता है कि अमेरिका वास्तव में इस संधि को सीनेट में अनुमोदित करवाने के लिए तैयार है, जो इसे और भी स्थायी बना देता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये राष्ट्रपति प्रशासन बदलने के बावजूद भी जारी रहेगा। अगर ऐसा होता है
तो ये वास्तव में 1994 में हस्ताक्षरित बुडापेस्ट मेमोरेंडम से भी अधिक मजबूत गारंटी बन जाएगी। वह सिर्फ एक राष्ट्रपति समझौता या एक कार्यकारी समझौता जैसा था, लेकिन सीनेट में अनुमोदित एक संधि अमेरिकी विदेश नीति में कहीं अधिक स्थायी होती है। इसका कारण यह है कि किसी संधि को अनुमोदित करने के लिए सीनेट में 66 वोटों की आवश्यकता होती है। ये 2/3 है, इसलिए ये वाकई मुश्किल काम है। लेकिन यूक्रेन के लिए ऐसा लगता है कि यह संभव होगा, क्योंकि सीनेट और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर द्विदलीय समर्थन है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो यह मेरी राय, संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा इसलिए पेश कर रहा है क्योंकि प्रशासन में कुछ लोग वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं। पुतिन सिर्फ डोनबास नहीं चाहते, वह पूरी यूक्रेन चाहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में वैनिटी फेयर में राष्ट्रपति ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वॉल्स के साथ एक बहुत ही खुलासा करने वाला लेख आया है, और इस लेख में वो कहती हैं कि प्रशासन में कई विशेषज्ञ हैं जो सोचते हैं कि अगर पुतिन को डोनबास मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप खुद वास्तव में ऐसा नहीं मानते। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि पुतिन शांति नहीं चाहते, वह पूरी यूक्रेन चाहते हैं। साथ ही हमारे पास उसी साक्षात्कार में विदेश मंत्री मार्को रूबियो का उद्धरण है। वो कहते हैं कि पुतिन के सामने कई प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें उन्हें यूक्रेन में जो कुछ भी वो अभी नियंत्रित करते हैं वो सब मिल जाता है, जो यूक्रेन का 20% से भी अधिक है, लेकिन वो इन शांति प्रस्तावों को लगातार ठुकराते रहते हैं। इससे कोई सोच सकता है कि क्या पुतिन सच में पूरे देश चाहते हैं? ये अच्छा है कि प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं, भले ही वे इसे सार्वजनिक रूप से न कहें। जो इस युद्ध को फॉलो कर रहा है वह जानता होगा। पुतिन के कदम हमें यह बताते हैं कि वो सिर्फ शांति नहीं चाहते, वो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन नहीं चाहते, वो पूरी यूक्रेन चाहते हैं। इसी वजह से आक्रमण के पहले कुछ दिनों में रूसी टैंक कीव की ओर बढ़ रहे थे। अगर यूक्रेनी सेना नहीं होती तो पुतिन के पास यूक्रेन होता। टैंकों का राजधानी की ओर बढ़ना बताता है कि शुरुआती लक्ष्य क्या था। रूस उसमें बुरी तरह नाकाम रहा, और इन सब के अलावा यूरोपीय नेतृत्व काफी समय से इस बात को उजागर करता आ रहा है। वे जानते हैं कि रूस यूरोपीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। हाल ही में हमारे पास यूरोपीय विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि ने यह बात कही थी। सुनिए। ठीक है, हमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि देश नेटो में क्यों शामिल होना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि वे नहीं चाहते कि रूस उन पर हमला करे या आक्रमण करे, और यही वजह है कि आप जानती हैं स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया। यही वजह है कि बाल्टिक देशों ने नेटो ज्वाइन किया, ताकि उनके पास ये सुरक्षा छतरी हो सके। सच में अब अगर ये सवाल में नहीं है या ये संभव ही नहीं है, तो हमें देखना होगा कि कौन सी सुरक्षा गारंटी है जो वास्तव में ठोस है। वे सिर्फ आप जानती हैं कागज़ या वादे नहीं हो सकते। उन्हें असली सैनिक, असली क्षमताएं होनी चाहिए ताकि यूक्रेन खुद की रक्षा कर सके। हमें समझना होगा कि डोनबास पुतिन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर उसे डोनबास मिल जाता है तो किला गिर जाएगा, और फिर वे निश्चित रूप से पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप जानती हैं, अगर यूक्रेन चला गया तो अन्य क्षेत्र भी खतरे में हैं। हम यह इतिहास से जानते हैं और हमें अब इतिहास से सीखना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, यूक्रेन पर डोनबास छोड़ने का बहुत दबाव था, खासकर वे 20 क्षेत्र जो यूक्रेन अभी नियंत्रित करता है, लेकिन यूक्रेन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन जानता है कि वह जमीन उसकी सुरक्षा के लिए कितना अहम है। उनकी जमीन को फोर्ट्रेस बेल्ट कहा जाता है। उस इलाके में किसी भी हमले के खिलाफ बचाव करना बहुत आसान है। वहाँ प्राकृतिक सुरक्षा रेखाएं हैं, और इसके अलावा वहाँ यूक्रेन द्वारा बनाई गई सुरक्षा रेखाएं भी। तो यूक्रेन इन सब का इस्तेमाल करके रूसी सेना को दूर रख सकता है। और इसके अलावा अगर रूस उस जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद की जमीन यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों तक लगभग समतल मैदान जैसी है। तो रूसी सैनिकों के लिए अगली जमीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा अगर वे डोनबास पर कब्जा करते हैं। इसी कारण यूक्रेन वहां लड़ना चाहता है। वे इसे किसी बातचीत में यूं ही छोड़ना नहीं चाहते, और इसी वजह से पुतिन इसे बातचीत में चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसे उस जमीन
फोर्ट्रेस बेल्ट पर कब्जा करने के लिए लाखों, शायद कई लाख रूसी लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी वजह से स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया, जैसा आपने सुना। 2022 में पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद उन्होंने नाटो ज्वाइन करने का निर्णय लिया और इसी वजह से कई लोगों ने पुतिन को नेटो का सबसे बड़ा सेल्समैन कहा है, क्योंकि वो लगातार देशों पर हमला करते रहते हैं और फिर देश नेटो में शामिल होते रहते हैं। हाल ही में रूसी विदेश मंत्री ने एक बहुत ही डरावना बयान दिया। उन्होंने कहा, रूस 1997 की सीमाओं पर लौटना चाहता है। नाटो के संदर्भ में इसका मतलब है कि रूस चाहता है कि स्वीडन नाटो छोड़ दे, रूस चाहता है कि फिनलैंड नाटो छोड़ दे, वो चाहता है कि पोलैंड नाटो छोड़ दे और वो चाहता है कि बाल्टिक देश भी नाटो छोड़ दे। ये वही है जो हर कोई मानता है। पुतिन सोवियत संघ को फिर से बनाना चाहते हैं और वो इसे एक एक कदम करके कर रहे हैं। सुनिए। मुझे पूरा यकीन है। हम मानते हैं कि दिसंबर 2021 में अमेरिका और नाटो को दिए गए हमारे प्रस्ताव आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और ऐसी चर्चाओं के लिए शुरुआती बिंदु हो सकते हैं। धन्यवाद। और यही वो बात है जो दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों की नींव बनती है। वे प्रस्ताव जिन्हें मिस वल्टोनिन अस्वीकार्य मानती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये यूरोपीय सुरक्षा में एक दशक की प्रगति को उलट देंगे। मैं चाहता हूं कि वह इन प्रस्तावों को सुने। ये यूरोपीय सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूद उपलब्धियों को बनाए रखने का आखिरी मौका है। अब इन सब के बावजूद यूरोप वास्तव में रूस से बात कर रहा है, क्योंकि वे सच में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। जर्मन चांसलर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिसमस के दिन रूस और यूक्रेन के बीच एक दिन की युद्ध विराम कैसे कराया जाए। क्लिप चलाने से पहले मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, रूस दावा करता है कि वह दुनिया का आखिरी देश है जो ईसाई मूल्यों की रक्षा कर रहा है। रूस दावा करता है कि वह पश्चिमी मूल्यों की रक्षा करने वाला आखिरी देश है। और अब जर्मनी मूल रूप से उनसे कह रहा है कि वे जो इतने समय से दावा कर रहे हैं उसे दिखाए। तो क्रिसमस पर दूसरों पर गोली चलाना क्यों नहीं रोक देते? आज और कल हमने बर्लिन में संयुक्त यूरोपीय, यूक्रेनी और अमेरिकी प्रस्तावों पर काम किया। अब ये प्रस्ताव रूसी पक्ष के सामने पेश किए जाएंगे। अब ये पूरी तरह रूस पर निर्भर करता है कि क्या क्रिसमस तक युद्ध विराम हासिल किया जा सकता है। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए एक बार फिर रूसी सरकार और रूसी राष्ट्रपति से बहुत बहुत जोरदार अपील करना चाहता हूं कि वे यूक्रेनी लोगों को अकेला छोड़ दें, कम से कम क्रिसमस के दौरान, और आगे की बमबारी और मिसाइल हमलों से बचें, जो हाल के हफ्तों और महीनों में लगभग बिना किसी अपवाद के नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे कि किंडरगार्टन, अस्पताल और ऊर्जा आपूर्ति सुविधाओं पर किए गए हैं। ये नागरिक आबादी के खिलाफ आतंक है। शायद रूसी नेतृत्व में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है और वे कम से कम क्रिसमस के दौरान कुछ दिनों के लिए जनता को इस आतंक से शांति में रहने देंगे। और शायद ये तब यूक्रेन में स्थायी शांति कैसे लाई जा सकती है, इस पर समझदारी और रचनात्मक बातचीत की शुरुआत भी हो सकती है। खैर, ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन में पश्चिमी मूल्यों की रक्षा करने में वास्तव में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि वे यूक्रेनी बच्चों को मारते रहना चाहते हैं। वे यूक्रेनी नागरिकों को मारते रहना चाहते हैं। क्रिसमस पर भी रूस ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। यूक्रेन ने क्रिसमस पर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। क्रेमलिन ऐसे विचार पर क्या प्रतिक्रिया देगा? अब सवाल यह है कि क्या हम, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, किसी समझौते पर पहुंचेंगे या नहीं। हमारा रुख अच्छी तरह से जाना जाता है, ये पारदर्शी है और अमेरिकियों के लिए भी समझने योग्य है, और सामान्य तौर पर यह समझने योग्य है। हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं। यदि यूक्रेनियन होते हैं तो समझौते की संभावना पर अल्पकालिक और अव्यवहारिक समाधान हावी हो जाते हैं। हमारे लिए इसमें भाग लेना संभव नहीं लगता, इसीलिए हम शांति चाहते हैं। हम युद्ध विराम नहीं चाहते, ताकि यूं कहें यूक्रेन को राहत मिल सके और युद्ध जारी रखने की तैयारी की जा सके। हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं और भविष्य के लिए यूरोप में शांति की गारंटी देना चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, रूस ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया जिसमें यूक्रेन ने शांति होने पर नाटो में शामिल न होने की बात कही थी। और रूस जो शांति योजना को ठुकराने का पूरा तर्क दे रहा है वो ये है
कि अगर यूक्रेन शांति योजना से खुश है, अगर यूरोप शांति योजना से खुश है, तो शायद रूस इससे खुश नहीं होगा। तो वे लड़ना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि वे उस शांति योजना को देखें जिससे यूरोपीय खुश हैं। सुनिए, ये खुद पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी से आ रहा है। ये आदमी हर उस बातचीत का हिस्सा रहा है जिसमें रूस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि इन दस्तावेजों में यूक्रेनियों और यूरोपियों का योगदान रचनात्मक नहीं है। यही समस्या है। आपने कहा था कि ये दस्तावेज आपने अभी नहीं देखे। हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा, लेकिन अगर कोई संशोधन होंगे तो हमारी कड़ी आपत्तियां होंगी, क्योंकि हमने अपनी स्थिति साफ बताई है, जो अमेरिकियों को भी समझ में आती है। किस बिंदु को लेकर तीखी आपत्तियां होंगी? देखिए, कई बिंदुओं को लेकर कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दा भी शामिल है। मेरी समझ में क्या ये उसी बात के बारे में है जो अभी चर्चा में है, यानी डोनेट्स्क गणराज्य में संभावित निरस्त्रीकृत क्षेत्र? सिर्फ वही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दा सामान्य रूप से इस पर यहाँ मॉस्को में सक्रिय रूप से चर्चा हुई थी, और अमेरिकियों को न सिर्फ पता है बल्कि वे हमारे रुख को समझते भी हैं। इन विचार विमर्शों के बाद कागज पर क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन लगता नहीं कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। और सामान्य तौर पर ये तथाकथित कोरियाई विकल्प, क्या ये हमारे लिए यूक्रेन के साथ विभाजन के संदर्भ में कोई विकल्प है या नहीं? हमने कभी उस पर चर्चा नहीं की है। हमने दीर्घकालिक समाधान से जुड़े विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की है, और अमेरिकियों को हमारे दृष्टिकोण पता है, लेकिन कोरियाई मॉडल की हूबहू नकल करने पर मेरी जानकारी में कभी भी चर्चा नहीं हुई है, एक बार भी नहीं। मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। मैंने ये कभी नहीं सुना, मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डीमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध से जुड़ी वीडियो डीमोनेटाइज कर दी गई। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, और यही वो युद्ध है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सबको कवर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें न ड्रोन स्ट्राइक, न फ्रंट लाइन, न रूसी एयर बेस की तबाही की फुटेज को ब्लर करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, ना कि विज्ञापनों से। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं, अगर आप हमारे बिना सेंसर वीडियो और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं, तो basicsinsider.com पर जुड़े। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है, और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।